हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सेमिस्टर 1 कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आपने ऑलरेडी देख चुके होंगे। अभी हम जो करेंगे, जो सेकेंड पार्ट, कुछ पार्ट बाकी है जिसका, इस पार्ट को हम आज इस लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपका हेल्प हुआ, तो जरूर ये वीडियो को दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, जैसे हम वीडियो अपलोड करें और तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आपको हेल्प हो। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, लास्ट डे में हमने देखिए आपका हमने ये फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इस पार्ट से, जैसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और शुरुआत करेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे, जितने सारे और बाकी है इसको आज हम इस लेक्चर में खत्म करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसके बारे में जानते। चलिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एन एक्टिविटी हो सकता है, कोई एक एक्टिविटी हो सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉस्ट सेंटर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है या सर्विस, और एनी अदर ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच कॉस्ट आर एसर्टेन, जिसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोई भी एक कॉस्ट सेंटर के लिए भी हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कोई ये एक्टिविटी पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी के लिए करते हैं, या कुछ प्रोडक्ट के लिए हम करते हैं, या कुछ प्रोजेक्ट के लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जो इस टाइप का होता है, इसके लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो कॉस्ट जिसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये जो पार्ट बताया गया उसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एक दो आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि फोन, स्मार्टफोन हो सकता है, एक प्रोडक्ट क्या हो सकता है, स्मार्टफोन है कि नहीं, स्मार्टफोन एक ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कोई सर्विस क्या हो सकता है, जैसे एयरलाइन फ्लाइट, जैसे सर्विस क्या हो सकता है, आप जो बोला सर्विस जैसे एयरलाइन है ना, एयरलाइन जो फ्लाइट वगैरह होता है, ये हो सकता है आपका सब्जेक्ट सर्विस हो सकता है। प्रोजेक्ट, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे प्रोजेक्ट का मतलब आप बोल सकते हैं कोई प्रोजेक्ट, जैसे कि मान लीजिए मेट्रो प्रोजेक्ट है ना, जो मेट्रो लाइन वगैरह बन रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट ये हो सकता है आपका। ठीक है, जो एक्टिविटी किसको बोलेंगे, जैसे एक्टिविटी मतलब मान लीजिए कोई इंस्पेक्शन करने के लिए आप कुछ क्वालिटी इंस्पेक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए क्वालिटी इंस्पेक्शन ये होता है आपका एक्टिविटी। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, कोई रोड बनाने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिए आपने, कुछ कॉस्ट सेंटर तो आपको पता ही है, जैसे सुपरवाइजर हो गया, कॉस्ट सेंटर। कस्टमर तो आपको पता ही है, कोई कस्टमर जिसको आप सामान बेच रहे हैं। कोई प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कुछ प्रोसेस में कुछ बन रहा है, कुछ केमिकल प्रोसेस हो सकता है, कुछ केमिकल चीज आप बनाते हैं तो उसमें प्रोसेस हो रहा है। जैसे रिफाइनमेंट ऑफ क्रूड ऑयल, जैसे आप बोल सकते हैं प्रोसेस में रिफाइनमेंट ऑफ क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, फिर अलग अलग ऑयल वगैरह निकालते हैं। इस टाइप से आप अलग अलग इसको बोल सकते हैं। मतलब ये आपको थोड़ा बहुत हमने एग्जाम्पल दे दिए कि प्रोडक्ट क्या हो सकता है, प्रोसेस क्या हो सकता है, कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है, जैसे एक्टिविटी क्या हो सकता है, या सर्विस का मतलब क्या हो सकता है, या प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो सकता है। अलग अलग और भी कई सारे हो सकते हैं, आपको जस्ट दो चार एग्जाम्पल आपको समझा दिए। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट लेके क्वेश्चन हो सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर एक्चुअल में क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। कॉस्ट सेंटर के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज आपका एग्जाम में आएगा, तो इसलिए आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। कॉस्ट सेंटर क्या है इसके बारे में ध्यान देते हैं। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर इज अ लोकेशन हो सकता है, कॉस्ट सेंटर एक लोकेशन हो सकता है। देखिए कॉस्ट सेंटर एक लोकेशन हो सकता है, ए पर्सन कोई व्यक्ति हो सकता है, और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कोई मशीनरी वगैरह, या ये ग्रुप ऑफ देम हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ मशीनरी हो सकता है। और क्या हो सकता है? इन और कनेक्टेड विथ एन अंडरटेकिंग इन रिलेशन टू व्हिच कॉस्ट आर असर्टेन, मतलब जिसके लिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल के पर्पस में, जिसके लिए हम जो पार्ट के लिए, जो व्यक्ति के लिए, या कोई लोकेशन के लिए, या कोई इक्विपमेंट के लिए कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उस इक्विपमेंट को, उस पर्सन को, उस लोकेशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉस्ट सेंटर। ठीक है, इस लोकेशन को या इक्विपमेंट को या ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट को या ग्रुप ऑफ पीपल को हम इकट्ठा एक साथ क्या बोल सकते हैं? एक कॉस्ट सेंटर बोल सकते हैं, मतलब जिसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? चले फिर आगे बढ़े। तो ये जो कॉस्ट सेंटर अभी हमने बताया है, कॉस्ट सेंटर को अलग अलग से क्लासीफाई किया गया है। उसका कैसे कैसे हमने उसको क्लासीफाई किया है वो आप देखते हैं। आपको बताया ये जो कॉस्ट सेंटर होता है, आप देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर को किस तरह से क्लासीफाई किया गया, अलग अलग तरीके से किस तरह से इसको क्लासीफाई किया। चलिए देखते हैं फिर कैसे क्लासीफाई किया गया है। एक होता है पर्सनल कॉस्ट सेंटर। पर्सनल कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है? आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। पर्सनल कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कौन सी, इसके अंदर कौन कौन आता है? जैसे पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स आता है, व्हिच इज आइडेंटिफाइड एज अ कॉस्ट सेंटर, जिसको कॉस्ट सेंटर के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसको बोला जाता है पर्सनल कॉस्ट सेंटर। मतलब इसमें कोई एक व्यक्ति या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ, उसके लिए हमको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल मिस्टर एक्स एक व्यक्ति हो गया, जो एक सुपरवाइजर, जो कंपनी में सुपरवाइजिंग का काम कर रहा है, जो फैक्ट्री में उसका, या फोरमैन व्यक्ति, उसके लिए खर्चा होता है। अकाउंटेंट के लिए हमको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, इंजीनियर के लिए, या प्रोसेस स्टाफ जो है जो काम कर रहे हैं, या माइनिंग स्टाफ, या डॉक्टर जो भी है, उनके लिए अलग अलग से हमको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति के लिए जो कॉस्ट हम बेयर करें उसको पर्सनल कॉस्ट सेंटर बोला जाएगा। पॉइंट ये है कि ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है भाई, इसके आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और भी एग्जाम्पल आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, आप पढ़ के रखिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। फिर इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर क्या होता है? इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर मतलब पर्सन नहीं, पर्सन के अलावा जो होगा वो इम्पर्सनल होगा। जैसे कि कंसिस्ट ऑफ लोकेशन हो गया, कोई एक प्लेस जिसके लिए हम खर्चा करते हैं, या इक्विपमेंट हो सकता है, मतलब मशीन या ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है। ठीक है, जैसे प्लेस अगर हम देंगे, जैसे लुधियाना ब्रांच, मतलब कोई कंपनी का एक ब्रांच है लुधियाना में, लुधियाना ब्रांच फैक्ट्री है, तो उसके लिए कितना खर्चा हो रहा है वो कैलकुलेशन करना है। या बॉयलर हाउस जो है, बॉयलर जो मशीन यहाँ लगा हुआ है उसमें, या कूलिंग टावर के लिए कितना खर्चा हुआ है, वॉशिंग मशीन, कैंटीन, जनरेटर सेट एक्सेट्रा, इसके लिए जो खर्चा होता है अलग अलग, ये हमने एग्जाम्पल आपको दिए हैं। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इसको बोला जाता है इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। ठीक है, आगे बढ़े। आप लोग कॉपी में जरूर उतार के रखिए, क्योंकि ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर। ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर क्या होता है? इस कॉन्सिस्ट ऑफ दोज मशीन, कुछ मशीन वगैरह इसमें इन्वॉल्व है, व्हिच कैरी आउट द सेम ऑपरेशन, एक ही काम बार बार करते रहे, जो मशीन एक ही काम करते रहे बार बार, कैरी आउट पूरे साल में, पूरे मंथ में एक ही काम करते रहे। जैसे कि वेबिंग हो गया, प्रिंटिंग का काम हो गया, या ग्राइंडिंग का काम हो गया, ये आपका एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। प्रोसेस कॉस्ट सेंटर इज द कॉस्ट सेंटर विथ स्पेसिफिक प्रोसेस और ए कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, स्टेप बाय स्टेप, या एक मतलब प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस के थ्रू ऐसे काम होता है, उसको बोलते हैं हम प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ये आपका प्रोसेस कॉस्ट सेंटर का एग्जाम्पल। ठीक है, चलो
और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या होता है? इट इज द कॉस्ट सेंटर वेयर रॉ मटेरियल्स इज हैंडल्ड फॉर कन्वर्शन इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या होता है? एक कॉस्ट सेंटर है जहां पे रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। मतलब रॉ मटेरियल दिए और फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के बाहर आ गए। इस टाइप का जो होता है, जो कॉस्ट सेंटर होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। हियर बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। इसमें डायरेक्ट खर्चा भी होता है, इनडायरेक्ट खर्चा भी होता है। ठीक है, तो जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो इन्वॉल्व है, जो मशीनरीज जो वगैरह यूज करते हैं, जो वहाँ पे काम होता है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो उसके लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर से हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, जैसे मशीन शॉप हो गया, वेल्डिंग शॉप हो गया, और कई तरीके से ऐसे हो सकता है आपको, जैसे सामान जहाँ जो सामान बनता है जिसके कारण जैसे जो रॉ मटेरियल हम देते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बाहर आते हैं, तो उसका जो मेथड है, मतलब उसका जो कॉस्ट सेंटर है जहाँ पे ये काम होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। ये आपका एग्जाम्पल, ठीक है, जहाँ पे कुछ चीज बनते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं और फिनिश गुड्स बनते हैं। कई तरह का ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कई तरह का ये ऐसे कॉस्ट सेंटर। चलिए, फिर आता है सर्विस और अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर। सर्विस और अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है? कॉस्ट सेंटर और जहाँ पे क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कुछ सर्विस उसमें प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कोई चीज बनता नहीं है उसमें, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे दे आर नॉट डायरेक्टली इंगेज इन द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता, लेकिन उसका सर्विस जरूर प्रोडक्शन के लिए जरूरत पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली पड़ता है। तो इसके लिए इसको सर्विस कॉस्ट सेंटर बोला जाता है, और इनडायरेक्ट सर्विस टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल एचआरडी का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो कि प्रोडक्शन के लिए जो लेबर वगैरह चाहिए होता है उसका अरेंजमेंट करते हैं। पावर हाउस, जहाँ से पावर आपका मशीन में सप्लाई किया जाता है, और जैसे कैंटीन हो गया जहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह जाके खाना वाना खाते हैं। तो ये हो गया आपका सर्विस डिपार्टमेंट, जो कि प्रोडक्शन के साथ जो डायरेक्ट जुड़े नहीं है, लेकिन ये सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको? चलिए फिर आगे चले। मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर। मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर क्या होता है? मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर देखिए, दीज आर द कॉस्ट सेंटर विच आर कम्बाइंस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। दोनों मिला के, प्रोडक्शन का भी है, सर्विस का भी है, दोनों को मिला के जो कॉस्ट सेंटर बना हुआ है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर। जैसे मारुति वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग कार्स एंड देयर आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ द सोल्ड कार। जैसे कि कार बनाते भी है और कार सेल करने के बाद जो सर्विस रिपेयरिंग का सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों मतलब दोनों काम एक साथ करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं और साथ साथ में रिपेयर सर्विसिंग मतलब सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसको बोलते हैं मिक्स कॉस्ट सेंटर। क्लियर बच्चों, समझ में आया? दोनों काम एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर। क्लियर? आगे बढ़े। नाउ पर्पस ऑफ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्यों हमने इस तरह से अलग अलग से कॉस्ट सेंटर क्यों डिवाइड किए गए, क्यों करते हैं हम, इसका पर्पस क्या है? चलिए देखते हैं क्या पर्पस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट एसर्टेनमेंट। डेफिनेटली कॉस्ट एसर्टेनमेंट के लिए अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग कॉस्ट सेंटर के लिए अलग अलग से कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट किस से मतलब कॉस्ट सेंटर के लिए कितना खर्चा पड़ा अलग अलग से वो कैलकुलेशन करके फिर उसको जोड़ के टोटल हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट अलग अलग सेंटर का अलग अलग पर्पस का कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए कॉस्ट सेंटर वाइज डिवाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉस्ट कंपैरिजन। अलग अलग कॉस्ट सेंटर में जो कॉस्ट पड़ा उसका आपस में कंपैरिजन करने के लिए, नहीं तो आप एक साथ इतना खर्चा हो गया, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ, कहाँ ज्यादा हो गया, कहाँ कम हुआ, कम हुआ तो क्यों हुआ, ज्यादा हुआ तो क्यों हुआ। अगर वो कंपैरिजन करना चाहे या ज्यादा या कम, उसका जो कंपैरिजन करना चाहे, या जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जो हमने बना के रखे हैं और एक्चुअल में क्या हुआ है, खर्चा हुआ है, उसी हिसाब से अगर हम उसको कंपेयर करें
तो वो कंपेयर कर पाएंगे। अगर हम इस तरह से कॉस्ट सेंटर अलग अलग करके रखेंगे तो तभी जाके हम कंपेयर कर पाएंगे, नहीं तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है रिकवरी ऑफ कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट हम लोग उसके लिए तैयार कर रहे हैं, कितना उसके डिपार्टमेंट में अलग अलग कॉस्ट सेंटर में कितना कितना रिकवर हुआ है, वो हम कॉस्टिंग के थ्रू मतलब इस तरह से अलग अलग कॉस्ट सेंटर का अलग अलग कैलकुलेशन करके वो हम पता कर लेते हैं। तब हमको पता चलता है रिकवर हुआ कितना, कितना कॉस्ट हमने बेयर किया और कितना कॉस्ट एक्चुअली उस डिपार्टमेंट से रिकवर हुआ, अंडर रिकवर हुआ या ओवर रिकवर हुआ, वो हमको समझ में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉस्ट कंट्रोल। डेफिनेटली कॉस्ट कंट्रोल के लिए आपको अलग अलग कॉस्ट सेंटर का अलग अलग हिसाब करेंगे, तो किस कॉस्ट सेंटर में ज्यादा खर्चा पड़ गया, क्यों खर्चा हुआ, स्टैंडर्ड के ऊपर क्यों गया उस सेंटर में, वो आपको पता चलेगा। नहीं तो फिर आप इकट्ठा करेंगे तो कौन सा कॉस्ट सेंटर में कौन सा पोजीशन में आपका खर्चा ज्यादा आया, कौन सा जगह सेंटर में आपको कम आया, आपको नहीं पता चलेगा, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग से आप कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट सेंटर वाइज, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे खर्चा आपका ज्यादा हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपना मेजर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपने आपका मेजर जो मेजर लेना होता है कंट्रोल करके वो ले सकते हैं, पर्टिकुलर उसी कॉस्ट सेंटर के लिए आप लेंगे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉस्ट सेंटर के लिए आपको खर्चा ज्यादा पड़ जाता है, तो खर्चा क्यों बढ़ गया। ठीक है, चलिए समझ में आया, क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसमें कॉस्ट यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? ठीक है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है? कॉस्ट सेंटर आपको पता चल गया है। अब कॉस्ट यूनिट क्या होता है? वेरी सिंपल, आप देखिए कॉस्ट यूनिट क्या होता है। कॉस्ट यूनिट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टाइम रिलेशन टू द which cost may be ascertained or मतलब हम लोग जो कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं किस हिसाब से करेंगे। जैसे कि कोई चीज हम बना रहे हैं तो उसका एक यूनिट का कितना कॉस्ट पड़ा, जो यूनिट मतलब क्या क्या यूनिट हो सकता है। जैसे जो चीज आप बनाते हैं उसका अलग अलग सर्विस का या प्रोडक्ट का अलग अलग से यूनिट होता है। तो एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे फर्नीचर का आप किस तरह से यूनिट में देखेंगे, कौन सा यूनिट में देखेंगे? फर्नीचर मतलब नंबर के, ईच आर्टिकल मतलब ईच नंबर के हिसाब से करेंगे, है कि नहीं। तो जैसे एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे? ईच जॉब के लिए कई सारे इस तरह का आपका क्या है कॉस्ट यूनिट है, जिसको आपको जानना जरूरी है। उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना यूनिट के लिए कितना खर्चा पड़ा। तो हिसाब करने के लिए आपको यूनिट चाहिए, यूनिट के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे और यूनिट के हिसाब से आप मार्केट में उसको सेल करेंगे। तो अलग अलग जो प्रोडक्ट है, अलग अलग जो सर्विस है, उसका अलग अलग यूनिट होता है। 2-4 यूनिट अभी हम आपको दिखा सकते हैं कि यूनिट क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। 2-4 आपको आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, कुछ यूनिट के बारे में हम आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ लिख के आपको दिखाते हैं, जैसे इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रीज और कॉस्ट यूनिट। कौन सा इंडस्ट्री के लिए कौन सा कॉस्ट यूनिट यूज होता है। जैसे आप देखिए ऑटोमोबाइल्स के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल्स के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल का यूनिट क्या होगा? ऑटोमोबाइल का यूनिट होगा नंबर। जैसे कितना नंबर अपने कार या बाइक कितना नंबर बनाए, उसी नंबर के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे बाईसाइकिल हो गया, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट के लिए आप क्या कैलकुलेशन करेंगे, कौन सा यूनिट यूज करेंगे। ट्रांसपोर्ट का यूनिट क्या हो सकता है? जैसे पैसेंजर किलोमीटर हो सकता है कि नहीं? पैसेंजर किलोमीटर होगा, पैसेंजर पर किलोमीटर, पैसेंजर पर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर का भी हम क्या कर सकते हैं? ईच आर्टिकल के हिसाब से कर सकते हैं। ईच आर्टिकल ऐसे कर सकते हैं आप। जैसे एडवर्टाइजिंग, जैसे जॉब, ईच जॉब पर जॉब के लिए
जॉब। और जैसे गैस हो गया, गैस क्या होगा, क्यूबिक फुट, है ना। गैस हो गया आपका क्यूबिक फुट में कर सकते हैं। और आपका केमिकल आपका लीटर, केमिकल आप लीटर के हिसाब से या KL किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे ब्रिक हो गया, ब्रिक जनरली 1000 के हिसाब से होता है, ब्रिक आपका 1000 के हिसाब से होता है, दिखाई दे रहा है आपको। फिर ऐसे ही कुछ चीज जैसे फ्लोर हो गया या ऑयल हो गया, राइस हो गया, राइस आपका केजी के हिसाब से कर सकते हैं, है ना। फिर सीमेंट हो गया, सीमेंट आप टन के हिसाब से करेंगे, टन के हिसाब से करेंगे। अगर आपको ऑयल का हिसाब करना है, ऑयल आप लीटर या गैलन, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसमें भी आप ये केमिकल भी आप लीटर, किलोलीटर या गैलन में भी हिसाब कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे और है, आप इसको आपको मिल जाएगा। जैसे बिल्डिंग स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, पेन भी लीटर के हिसाब से होता है। इस तरह से बहुत सारे आपको कॉस्ट यूनिट मिल जाएगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए। आपके बुक्स में बहुत सारे कॉस्ट यूनिट मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कॉस्ट यूनिट के हिसाब से आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। तो जरूर आपका MCQ क्वेश्चन कॉस्ट यूनिट के हिसाब से आएगा। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। कॉस्ट यूनिट आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम चलते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अभी आपको इतने सारे सब कुछ बताए हैं, तो एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का क्या फीचर्स होना चाहिए, कौन सा फीचर्स होना चाहिए जिसमें एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा हो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा हो। तो क्या सिस्टम होना चाहिए, चलिए देखते हैं क्या फीचर्स होना चाहिए इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। तो भाई जो सिस्टम हम मेंटेन करेंगे, जो सिस्टम हम चलाएंगे, वो बहुत इजी होना चाहिए और बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से वो समझ आए। नहीं तो उसको समझ नहीं आएगा तो फिर कैसे काम करेगा इसके ऊपर। तो इसलिए सिंपल और इजी होना चाहिए सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्यूरेट डेटा, जिसके आधार पे हम कॉस्टिंग करेंगे, हिसाब किताब करेंगे। भाई ऐसे सिस्टम होना चाहिए जिसमें एक्यूरेट डेटा आए, नहीं तो कुछ एजम्पशन के आधार पे आपने कुछ कर दिया, कॉस्ट कर दिए, और प्रैक्टिकल में जो कॉस्ट हो रहा है वो उसके साथ मैच नहीं होता है, तो वो गलत बात है। उसमें तो एक्चुअल पिक्चर आपके सामने नहीं आएगा। तो इसलिए जो डेटा आप यूज करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो डेटा यूज करेंगे, वो एक्चुअली जो खर्चा हुआ है, एक्चुअली जो स्पेंड हुए हैं, वो आपको दिखाना चाहिए। तो एक्चुअल डेटा लेके आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनेजमेंट। जरूर इस अकाउंटिंग सिस्टम में मैनेजमेंट को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट को अपना डिसीजन लेना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन लेना पड़ता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट को जरूर इसमें पार्ट लेना चाहिए। अगर मैनेजमेंट नहीं पार्ट लेते हैं, तो जो डिपार्टमेंट में लोग हैं वो अपना तरीके से बनाते हैं, तो मैनेजमेंट को उस डेटा का फायदा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें गलती होने का चांसेस भी रहेगा और मैनेजमेंट को भी ये समझ नहीं आएगा। तो इसलिए जरूर मैनेजमेंट को इस सिस्टम के साथ जुड़ना चाहिए और इन्वॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट होता है कॉस्ट इफेक्टिव। जो अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हम ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करेंगे,
तो उसके लिए जो खर्चा तो पड़ता ही है भाई। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करेंगे, काफी हायर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना पड़ेगा, कंप्यूटर ये वो सब कुछ लगेगा, सेटअप बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए खर्चा होगा। लेकिन ऐसा है कि खर्चा मिनिमम हो, मतलब खर्चा जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। ऐसा नहीं कि भाई कॉस्टिंग करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होगा, जो कॉस्ट किया जाए कहाँ जाएगा, वो भी तो प्रोडक्ट के साथ जुड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि फिर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। तो जो कॉस्टिंग मेथड हम अप्लाई करेंगे वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जिसमें मतलब कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करके उल्टा कॉस्ट कम हो जाना चाहिए था। अगर बढ़ जाए तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट होता है पीरियोडिकल रिजल्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हमको पीरियोडिकल, मंथली हो या 2 महीने, क्वार्टरली हो या 6 महीने या साल में, पीरियोडिकली एक डेटा मतलब एक रिजल्ट, एक इंफॉर्मेशन तैयार होना चाहिए। नहीं तो फिर आप पूरा एक दिन रख देंगे, फिर लास्ट में जाके एक बार हिसाब किताब करेंगे तो आपको डेटा प्रॉपर तरीके से मिलेगा नहीं, और आप कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे कि पिछले महीने क्या हुआ था और इस महीने में क्या हुआ है। पिछले महीने खर्चा ज्यादा हुआ था, इस महीने में ज्यादा खर्चा हुआ है ज्यादा, या पिछले क्वार्टर में ज्यादा खर्चा हुआ था या इस क्वार्टर में ज्यादा खर्चा हो रहा है, या सेम खर्चा हो रहा है, या कुछ इम्प्रूव हुआ है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ा है घटा है, वो पता चलेगा अगर आप पीरियोडिकली उसको इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे तो। ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग एंड सप्लाई ऑफ डेटा। मतलब जैसे ही कुछ डेटा आए, मतलब जैसे ही कुछ हुआ, प्रोडक्शन हुआ, कुछ खर्चे हुए, तुरंत उसको आप बुक्स और अकाउंट्स में लिखिए, है ना। बुक्स और अकाउंट्स मतलब कॉस्टिंग का जो बुक्स और अकाउंट्स होता है उसमें लिखिए और तुरंत उसको लिख के प्रॉपर डेटा बना लीजिए। नहीं तो आपका ये डेटा रह जाएगा, बाद में आप ढूंढ के भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत उसको रिकॉर्ड करना है और साथ साथ में उसको डेटा बना लेना है। ठीक है ये, और वो सप्लाई डेटा सप्लाई करना है मैनेजमेंट को। इलास्टिक इन नेचर, जो मेथड हम अप्लाई करेंगे वो मेथड थोड़ा इलास्टिक होना चाहिए, क्योंकि अभी जो सोसाइटी चेंजेबल है, बिजनेस वर्ल्ड चेंजेबल है, तो हर टाइम बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस तरीका चेंज होते जा रहा है। तो ऐसे रिजिड सिस्टम नहीं होना चाहिए कि मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि चेंज के साथ साथ, ऑर्गेनाइजेशन चेंज के साथ साथ हमको उसको अडेप्ट होने के लिए ये जो सिस्टम है ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जैसे कुछ चेंज आए उसके साथ ये अडेप्ट कर ले और साथ साथ में चलते रहे। ये कोई फिक्स मेथड ना हो और रिजिड मेथड ना हो, तो मतलब ये इलास्टिक इन नेचर। नेक्स्ट होता है इजी रिकॉन्सिलेशन विथ फाइनेंशियल अकाउंट्स। मतलब ऐसे मेथड अप्लाई करना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग में कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से जो प्रॉफिट और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है उसके अंदर में कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो डिफरेंस आएगा क्योंकि कुछ चीज हम कॉस्टिंग में चार्ज नहीं करते और कुछ आइटम हम अकाउंट्स में चार्ज करते हैं। ऐसे भी कुछ चार्ज हम कॉस्टिंग में करते हैं लेकिन अकाउंट्स में नहीं करते, इसलिए थोड़ा बहुत इसके साथ डिफरेंस आ सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन वो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो ऐसा इजी हो कि इजीली वो रिकॉन्सिलेशन का जो काम है वो इजीली कर पाए, इतना कॉम्प्लेक्सिटीज ना रहे कि हम उसको कंपेयर ही ना कर पाए, रिकॉन्साइल ही ना कर पाए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में अंतर रह जाए लेकिन वो रिकॉन्साइल ना हो। तो ऐसा इजी मेथड अप्लाई होना चाहिए कि वो इजीली रिकॉन्साइल हो जाए कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया, फ्रेश? चले फिर आगे बढ़े। बोरिंग जरूर लग रहा होगा क्योंकि बिल्कुल ये थ्योरी चैप्टर से, इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, आपको तो पढ़ना पड़ेगा ही क्योंकि इसी के आधार पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, इसलिए आपको ये पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जब जाएंगे तब थोड़ा शाम सबको मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं, तब आपको मजा आएगा। यहाँ भी मजा ही है, साझा नहीं हो रहा है क्योंकि एग्जाम में आपको अटेंड करना ही है, तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, ये खत्म करने वाले हैं हम इस लेक्चर को। चलिए देखते हैं अब स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अचानक ऐसे नहीं डाल देंगे लाके, फिर उसको स्टेप्स वाइज हमको
आगे जाना पड़ेगा, धीरे धीरे करके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और रेगुलराइज करना पड़ेगा। तो किस तरह से हम उसको धीरे धीरे आगे ले जाए और उसको इम्प्लीमेंट करें, उसी के बारे में आप हम चलिए देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्टेप वाइज आपको करना है। फर्स्ट आपको करना है कि स्टडी द नेचर, साइज एंड लेआउट ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस आपका चल रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपका चल रहा है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। किस टाइप का चीजें बनाते हैं, कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, कितना एरिया लेके है और क्या क्या आइटम बनते हैं, क्या क्या है इसमें, इसके बारे में आपको पहले क्या करना है, स्टडी कर लेना है। उसके बाद ये स्टडी जैसे हो गया, उसके बाद स्टडी द मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट। इसके बाद मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का सिस्टम कैसे काम करते हैं और मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसे है, मतलब किस तरह से लेवल वाइज मैनेजमेंट को डिवाइड किया गया है। जैसे ऊपर पे टॉप मैनेजमेंट बैठे हैं, उसके अंदर कुछ मैनेजर बैठे हैं, फिर उसके अंदर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग मैनेजर बैठे हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर तो पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करना है, कॉन्डक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम। आपको जो पुराना एम्प्लॉय वगैरह है, जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, पुराना सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनको पहले से ही थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम करके उसको समझाना कि हम ये मेथड अप्लाई करने वाले हैं, ये सिस्टम आने वाले हैं, तो उसके बारे में उनको थोड़ा सा नॉलेज देना जरूरी है। ठीक है, तो जो सिस्टम हम नए सिस्टम आने वाले हैं, उसके बारे में आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपका जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस और एक्टिविटीज। मतलब जो एक्टिविटीज, जो सिग्निफिकेंट, जो एक्टिविटीज आप करने वाले हैं, जो ऑपरेशंस होगा, उसका सिग्निफिकेंट क्या है, मतलब वो पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा कि इसका सिग्निफिकेंट क्या है। आपका जो सिस्टम आप लाने वाले हैं उसमें कितना फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में आपको फिर स्टडी करना पड़ेगा कि जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसको करने से आपको फायदा होगा कि नहीं। ठीक है, कितना आपको फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल टेक्निक और मैकेनिज्म ओवर डिफरेंट एक्सपेंसेस। अलग अलग जो एक्सपेंसेस आप करते हैं, अलग अलग जो खर्चा आपका होता है, उसको कंट्रोल करने का क्या टेक्निक आपको लेना पड़ेगा, क्या मैकेनिज्म आपको लेना है, वो फिक्स करना। ठीक है, नेक्स्ट होता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो रिकॉर्ड है, जो कॉस्टिंग का जो रिकॉर्ड है, इसमें क्या खर्चा हो रहा है, कितना लेबर लग रहा है, कितना मटेरियल लग रहा है, क्या क्या अदर्स और खर्चे हो रहा है, वो रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उसको प्रॉपर तरीके से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी यूज। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप यूज करेंगे, जिसके आधार पे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और काम पे लगाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स जो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, उसके स्टैंडर्ड के आधार पे काम करेगा। नेक्स्ट होता है वेरीफाई ईच आइटम ऑफ कॉस्ट। मतलब हर आइटम का एक्चुअली कॉस्ट कितना पड़ा और जो हम दिखा रहे हैं जो कॉस्ट, वो बिल्कुल वेरीफाई कर लेना है कि हाँ इसका इतना ही कॉस्ट पड़ रहा है, फिर उसी हिसाब से आगे जाना पड़ेगा। मतलब ईच आइटम का जो कॉस्ट है वो पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि सही है, इतना ही कॉस्ट है। स्टडी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग। अब जो इंफॉर्मेशन आपके पास रिलेटेड कॉस्ट रिलेटेड आएगा, उसको प्रॉपर तरीके से आपको स्टडी करना है, आपको उसको देखना है, उसी के आधार पर आपको सिद्धांत लेना है, मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तो आपको प्रॉपर तरीके से जो इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, उसको आपको प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है स्टडी ऑफ आइटम कंट्रोलेबल इन नेचर। मतलब जो आइटम जिसको आप अनकंट्रोलेबल इन नेचर, मतलब जिस कॉस्ट को आप अपने काबू में नहीं रख सकते, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब वो जितना होना है उतना होगा ही, तो उसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे अनकंट्रोलेबल जो कॉस्ट है, जिसको जनरली हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट आप प्रोडक्शन करे या ना करे आपको बेयर करना ही पड़ेगा, वो आपके हाथ पे नहीं है। तो वो कॉस्ट आपको स्टडी करके देखना पड़ेगा कि भाई ये कॉस्ट है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो मतलब उसमें हमारा कोई हाथ नहीं रहेगा, उतना तो हमको खर्चा करना ही पड़ेगा। बाकी जो है
कॉस्ट हम कंट्रोल कर पाएंगे उसको हमको देखना है, जहां पे कंट्रोल करके हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपको तो देना ही पड़ेगा, तो आपको पहले से स्टडी कर लेना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे जो फैक्ट्री आपने रेंट पे लेके रखे हैं उसका जो मंथली रेंट है वो तो आपको जितना रेंट है उसको देना ही पड़ेगा। वो आप प्रोडक्शन करे, कम करे, ज्यादा करे, उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। उसका कोई ऐसा नहीं है कि आप उसका कॉस्ट को आप घटा सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो फिक्स है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो वो अनकंट्रोलेबल कौन सा नेचर कॉस्ट कौन सा आइटम है वो आपको स्टडी करके देखना है। नेक्स्ट होता है ओपनिंग ऑफ ए कॉस्ट ऑफिस। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया क्या क्या करना होगा। इसके बाद आपका जो काम होगा, एक ऑफिस खोलना पड़ेगा, जिस ऑफिस में कॉस्टिंग का काम होगा, जिस ऑफिस में कुछ एम्प्लॉइज कॉस्ट का हिसाब किताब करने वाले कुछ बड़े लिखे एक्सपर्ट लोगों को आप बैठाएंगे, जो लोग वहां बैठ के काम करेगा। तो उसके लिए एक ऑफिस आपको खोलना पड़ेगा, ऑफिस का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या होगा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप ऑफिस बना लिए, इसके बाद आप धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और जो लोग आपका पुराने सिस्टम में काम कर रहे थे उसको अच्छे तरीके से आपको सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, भाई किस तरह से इसको काम करना है, किस तरह से हिसाब किताब रखना है, इसके बारे में आपको उसको एजुकेशन देना पड़ेगा और उसके लिए आपको बंदोबस्त करना। तो ये है आपका जो कॉस्टिंग सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको ये काम करते चलना है, तब जाके आप अच्छी तरीके से कॉस्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए और आगे बढ़े। अब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन इंस्टॉलिंग ए कॉस्ट सिस्टम। ये जो कॉस्ट सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आप अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें आपने देखा जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि कैसे कैसे आपको धीरे धीरे करके आगे जाना है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। देखिए पहले तो आप प्रॉब्लम देखिए क्या फेस कर सकते हैं। पहले देखिए लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। कभी कभार क्या होता है, बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टॉप लेवल में जो मैनेजमेंट बैठे होते हैं वो लोग ज्यादातर सपोर्ट नहीं करता, कभी कभार सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनके लिए झंझट बढ़ेगा, झमेला बढ़ेगा, इसलिए वो लोग कभी कभार सपोर्ट नहीं करते। तो अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो फिर ये मुश्किल है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इसमें इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है रेजिस्टेंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टाफ। एक्चुअली क्या होता है, एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है वो एक तरीके से काम करते हुए आ रहा है और उनका वो प्रैक्टिस हो गया है। अब नए सिस्टम आएगा, फिर उनको नए सिस्टम सीखना पड़ेगा, उसमें गलती होगा, उनका काम लेट होगा, जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाएगा। इसके चक्कर में क्या होता है, जो पुराना स्टाफ होता है वो आने नहीं देता। नए सिस्टम जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने में वो लोग रेजिस्टेंस का काम करते हैं, मतलब उसको लाने नहीं देता। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नॉन कोऑपरेशन एट अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग लेवल में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी इसको कोऑपरेट नहीं करता, क्योंकि वो कॉस्ट रिलेटेड नहीं है, जो दूसरे डिपार्टमेंट में बैठे हैं वो लोग इसको कभी कभार देखा जाता है कि कोऑपरेशन नहीं करता है ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि उन लोगों का कोऑपरेशन के लिए नए सिस्टम इम्प्लीमेंट होना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। और क्या हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन स्टाफ। अब देखिए आप इम्प्लीमेंट तो कर देंगे, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर मतलब ट्रेन लोग होना चाहिए, जो जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, जिसको कॉस्टिंग के बारे में नॉलेज हो, जो कॉस्टिंग हिसाब किताब का जो सिस्टम है वो मेंटेन कर पाए। लेकिन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप का कभी कभार देखा जाता है कि इस तरह का ट्रेन जो स्टाफ होता है उसका शॉर्टेज दिखाई देता है, तो उसके कारण फिर सिस्टम को इंस्टॉल करने में दिक्कत। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट होता है हेवी कॉस्ट। कभी कभार देखा जाता है कि भाई ये सिस्टम जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हेवी कॉस्ट एक बेयर करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए कॉस्ट ऑफिस बनाना पड़ेगा, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे
एक्सपर्ट जो कॉस्टिंग का एक्सपर्ट है उनको आपको बैठाना पड़ेगा, जो हिसाब किताब करेगा, फिर वहाँ पे कंप्यूटर ये वो काफ़ी सारे चीज़ आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए और नए नए स्टाफ रिक्रूट करना पड़ेगा। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसके ऊपर बिहार करना पड़ता है। इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाद में खैर वो तो रेगुलराइज हो जाता है, लेकिन इनिशियली बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। इसके लिए जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए थोड़ा सा हेवी कॉस्टली हो जाता है और वो लोग नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? तो कहाँ कहाँ आपका इंस्टॉलिंग में प्रॉब्लम आता है कॉस्ट सिस्टम इंस्टॉलिंग में। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या सुविधा है आपको मिलता है? कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या क्या सुविधा आपको मिलेगा? ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, फिर दोबारा एक बार आपसे दूसरे तरीके से हम सभी ऑब्जेक्टिव है वही तो आपका बेनिफिट एडवांटेज है। चलिए देखते हैं फिर क्या बोला गया है कि आइडेंटिफाइंग अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, लॉसेज और इनएफिशिएंसी। अब देखिए अगर आप कॉस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा एक्टिविटीज जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो अनप्रॉफिटेबल है या किसी में लॉस हो रहा है, या कौन सा पार्ट आपका इनएफिशिएंसीज है, मतलब उसको एफिशिएंट नहीं है, उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है, उसमें आपका कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हो रहा है और प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है। वो चीज आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर आप कॉस्टिंग करेंगे। क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज होता है और मिलजुल के जो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होता है वो कंबाइन करके एक साथ कितना प्रॉफिट या लॉस आया वो कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अगर आप कॉस्टिंग करते हैं तो हर पार्ट का, हर कॉस्ट सेंटर का हिसाब किताब होगा, तो उस हिसाब से कौन सा कॉस्टिंग, कौन सा आइटम का आपका, कौन सा एक्टिविटीज का कॉस्टिंग ज्यादा है, जिसमें आपका एक्चुअली जो सेल करके जो आ रहा है वो कम आ रहा है, उससे पैसा कम आ रहा है, इसमें मतलब लॉस हो रहा है आपको, वो आपको पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया आपको अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमी इन कॉन्सर्न्स ऑपरेशंस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्सर्न्स ऑपरेशन में, मतलब जो काम वो कर रहा है, जो ऑपरेशन में है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई कितना हम प्रॉफिट अर्न करें, तो वो ऑब्जेक्टिव अचीविंग के लिए अगर आप कॉस्टिंग नहीं करेंगे तो आपको वो नहीं पता चलेगा कि कितना कॉस्टिंग पड़ रहा है, कितना खर्चा आपका कम हो रहा है, या खर्चा कम करने का क्या तरीका है, कैसे हम खर्चा कम करें, वो आप कर पाएंगे तभी जब आप इसको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट होता है फाइंडिंग न्यू एंड इम्प्रूव मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट। मतलब जो कॉस्ट आपका चल रहा है अभी उसको किस तरह से हम रिड्यूस करें, नए तरीके अपना जिसके थ्रू आपका कॉस्ट कम पड़े, पहले से कॉस्ट कम हो जाए तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो वो एडवांटेज आप कॉस्टिंग सिस्टम में आपको मिलता है कि जिसके थ्रू आप नए मेथड अप्लाई करके आपका कॉस्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट कॉजेज फॉर फ्लक्चुएशन। क्यों आपका इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब रेवेन्यू कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो वो आप मतलब कभी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है कभी प्रॉफिट कम हो रहा है, क्यों हो रहा है वो अगर आपको जानना है तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करेंगे तो आप आसानी से ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई कौन कारण क्या है, क्यों हमारा प्रॉफिट कभी ज्यादा कभी कम क्यों हो रहा है, मतलब कॉस्ट कौन से जगह पे ज्यादा कॉस्ट पड़ रहा है कभी कम पड़ रहा है, क्यों हो रहा है, वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन लाइक मेक और बाय। मतलब कभी कभार क्या होता है कि कॉस्टिंग कोई चीज ऐसे होता है, छोटा मोटा पार्ट होता है जो हम कभी कभार क्या करते हैं कुछ बाहर से खरीद लेते हैं या खुद अपना फैक्ट्री में बनाते हैं, क्योंकि कंपनी में जो बनते हैं उसका कुछ पार्ट चीज बनता है। तो कोई चीज हम घर में बनाएं या कौन सा पार्ट हम बाहर से बनाएं, वो डिसीजन लेने के लिए कॉस्टिंग का जरूरत है। क्योंकि कॉस्टिंग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कोई चीज एक चीज बनाने के लिए हमारा कितना कॉस्टिंग पड़ रहा है। अगर हम बाहर से उसको ऑर्डर करके मंगा ले तो उसमें कितना हमारा कॉस्ट पड़ सकता है, ये चीज हम क्लियर कर सकते हैं। फिर उसी हिसाब से हम बनाएंगे या खरीद लेंगे, वो डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हमने ऑलरेडी एवरडी में काम करते थे। एवरडी जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपका कैंपा डाउन उसका नाम था, जैसे काश्मीर फैक्ट्री था, अभी तो बंद हो चुके हैं। तो उसमें
एवरडी इंडस्ट्रीज आपका नाम सुना होगा आपने, तो उसमें हम काम करते थे। हम वहाँ पे स्टोर में काम करते थे, स्टोर इंचार्ज थे। तो उसमें देखा हमने कि कुछ आइटम्स हम लोग जो फैक्ट्री में जो सेल में जो यूज होता है, कुछ आइटम हम बाहर से आउटसोर्सिंग मतलब प्रोसेस करके लाते थे। क्योंकि अगर हम चाहते तो अपना फैक्ट्री के अंदर ही वो छोटा छोटा चीज हम बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाए, वो बाहर से मंगा के लाए। क्यों ऐसे हुआ? इसलिए कि अगर हम वो पार्ट अपना फैक्ट्री में बनाते तो उसका जो कॉस्ट पड़ता, जो हम बाहर से खरीद के लाते हैं और बाहर से बनवा के लाते हैं, प्रोसेस करके लाते हैं, उससे कम पड़ता, मतलब ज्यादा पड़ जाता अगर हम फैक्ट्री में बनाते। क्योंकि बड़े कंपनी का फैक्ट्री का ओवर कॉस्टिंग भी ज्यादा होता है, एम्प्लॉयज का सैलरी ज्यादा होता है, उसका सेटअप अलग से बनाना पड़ता, फिर बहुत सारे उसमें खर्चा आ जाता है। तो इसलिए देखा गया कि भाई वो छोटा छोटा जो काम है उसके लिए बड़े कंपनी के लिए खर्चा ज्यादा आ जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि आउटसोर्सिंग कर लेते, बाहर से करवा लेते, तो उसमें इनका खर्चा कम हो जाता था। इसलिए वो चीज बाहर से बनाया जाता था। ये हमने हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे काफी सारे छोटा छोटा चीज हमने बाहर कंपनी से मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में आउटसोर्सिंग कर लेते थे, जिसमें हमारा कॉस्टिंग कम था। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे बैटरी के अंदर ना कागज का वाशर लगता है, पेपर वाशर लगता है, तो वो वाशर जो बनाने के लिए हम लोग पेपर खरीद के लाते थे दूसरे बड़े कंपनी से, एक साथ मतलब बहुत सारे पेपर आता था। तो उस पेपर को फिर हम दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में देते थे, वो लोग फिर उसको काटिंग करके फिर उसके बाद उसका वाशर बना के प्रॉपर तरीके से वाशर बना के फिर हमको सप्लाई करते थे, फिर वो वाशर हमारे फैक्ट्री में यूज होता था। तो इस तरह का जो छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना मतलब केमिकल प्रोडक्ट नहीं है वो, तो इसमें नॉर्मल प्रोडक्ट जो है जिसमें हमको बनाने के लिए फैक्ट्री में ज्यादा खर्चा हो जाता था, वो चीज हम बाहर से बनवा लेते थे। इस तरह से जो यहाँ पे अगर कॉस्टिंग हम किए तब हमको पता चला कि भाई बाहर से लेने से खर्चा हमारा कम हो रहा है, अंदर हम कंपनी के अंदर उसको कॉस्टिंग करके देखे अगर बनाए तो उसमें ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो इस तरह से वो चीज बाहर से खरीद लिया जाता था या बाहर से बनवा लिया जाता था। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं कि बाई करेंगे या उसको अपना फैक्ट्री में बनाएंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, आपके साथ शेयर किया। चलिए फिर नेक्स्ट हम बताते हैं आपको नेक्स्ट और क्या हेल्प होता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, जैसे असिस्टिंग इन टेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजंस। मतलब शॉर्ट टर्म में अभी हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, अगले महीने में कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब उसके लिए कितना खर्चा हो सकता है, उसके लिए जो शॉर्ट टर्म डिसीजन है, तुरंत डिसीजन लेना, वो हम कॉस्टिंग का जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम ले पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हेल्पिंग इन प्राइस फिक्सेशन। तो हमने पहले शुरुआत से करके आ रहा है कि ये प्राइस फिक्सेशन के लिए हेल्प करता है, क्योंकि कॉस्टिंग हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट के साथ फिर प्रॉफिट जोड़ते हैं, फिर हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, है ना। तो जैसे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है, सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कॉस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको कॉस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कॉस्ट के साथ आप जितना प्रॉफिट चाहते हैं उसके साथ प्रॉफिट जोड़ेंगे, फिर सेलिंग प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्टिंग करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट जोड़ते करेंगे उसके साथ सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट होता है पॉइंटिंग आउट द डेविएशन फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड लेवल। हमने पहले से ही एक स्टैंडर्ड बना के रखा है, जैसे कि कोई चीज बनाने के लिए 2 लेवल लगता है या 3 लेवल और लगता है या कुछ क्वांटिटी और मटेरियल लगता है, तो पहले स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा। और जब हम इसको कैलकुलेट करके देखा, कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कैलकुलेट करके देखा, तो पता चला कि उससे ज्यादा लग रहा है। अगर ज्यादा क्यों लग रहा है, तो वो वेरिएशन का कारण क्या है, कभी बार कम भी लग सकता है। अगर कम लगा तो क्यों कम लगा या क्यों ज्यादा लगा, वो वेरिएशन क्यों हो रहा है, वो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट में वेरिएशन हुआ है और क्यों हुआ है, वो भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंटिंग आउट कर पाएंगे डेविएशन क्यों हो रहा है, कहाँ स्टैंडर्ड लेवल के साथ क्यों डेविएशन हो रहा है, क्योंकि डिटरमाइन हमारा लेवल बना हुआ है, उससे ज्यादा क्यों खर्चा हो। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट तो हम कंट्रोल कर पाएंगे, अब पहले से हम बोल के आ रहे हैं, इसके थ्रू अगर हम अप्लाई करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम
तो हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि कहीं कहाँ कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, वो अलग अलग तरीके अप्लाई करते हैं, बजटिंग करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं, करके फिर जैसे ये पहले हमने स्टैंडर्ड बना के रखा उससे ज़्यादा कम क्यों हो रहा है वो पता करते हैं, फिर इस तरह से सॉल्व करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते। नेक्स्ट होता है प्रोवाइडिंग फिगर्स फॉर द यूज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी कुछ फिगर चाहिए होता है कि भाई कोई चीज बनाने में क्या खर्चा वगैरह पड़ता है, कुछ इन्फॉर्मेशन, ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लेबर को हमने कितना लेबर वेजेस दे रहा है उसका भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम लेबर चार्ज हम उनको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके बारे में गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट जानना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये इन्फॉर्मेशन उनके पास जाना चाहिए, फिर वो इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ से दे पाते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट एक मिनिमम लेबर फिक्स करके, लेबर चार्ज फिक्स करके रखे, हम मिनिमम लेबर चार्ज उनको दे रहा है कि नहीं वो गवर्नमेंट जरूर देना चाहेगा, तो इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है, इसलिए वो कॉस्ट अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को सबमिट होता है। नेक्स्ट होता है वर्किंग आउट द कॉस्ट ऑफ आईडी कैपेसिटी इजीली, मतलब किस टाइम कितने टाइम मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हुआ लेकिन फिर भी खर्चा होता रहा, कितना टाइम आइडल टाइम गया जिसमें हमने पैसा पे किए एम्प्लॉइज को लेकिन काम नहीं हुआ, तो ये आइडल टाइम का कारण क्या है, क्यों आइडल टाइम हुआ था और किस तरह से उसको एडजस्ट किया, इसके बारे में हमको आइडल टाइम के बारे में हमको पता चल जाता है जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं, क्योंकि उसमें आपका टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग ये सब सिस्टम मेंटेन होता है, तो टाइम बुकिंग कितना हुआ और टाइम कीपिंग कितना हुआ इसके बीच में आपको पता चल जाता है कितना आइडल टाइम एम्प्लॉय रखे हुए थे, इसके लिए हमको पैसा देना पड़ा, उसके पीछे कारण क्या हो कि ढूंढेंगे कौन सा आइडल टाइम एक्चुअली कंट्रोलेबल है, कौन सा आइडल टाइम अनकंट्रोलेबल है, ये सब के बारे में हम तब पता करेंगे। ये जो चीज है इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 12 में जाके आपका लेबर जो चैप्टर आपका है तो उसमें लेबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, साम्स करेंगे, समझेंगे, तो ये आपका बाद में आपको समझाया जाएगा, आपको क्लियर किया जाएगा। अभी आपका जितना सिलेबस में है फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर दिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने आधा कंप्लीट कर दिए थे, आज ये सेकंड पार्ट में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। आपको ये जो पॉइंट्स आपको हमने समझाया दिखाया, आप जरूर इसको कॉपी करके रखिए, इसको नोट करके रखिए, फिर उसके बाद आपका एमसीक्यूज है वो सेशन हम चलाएंगे तब आपको समझ में आएगा और आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आप ये चैप्टर खत्म, हम इसके बाद एमसीक्यू सेशन में चलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है बच्चों। तो आपको जो 40 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं आपका एग्जाम में, उसमें आपको 40 मार्क्स जरूर मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से, प्यार से और इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेंगे तो जरूर हो जाएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम जैसे आपका रेगुलर वाइज आपका वीडियो देते रहेंगे, आप देखते रहेंगे तो आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, टाइम भी खत्म हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट चैप्टर लेके और आपको जरूर देंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, थैंक यू।